विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब नेता अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड सरकार में प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री रहे सुबोध उनियाल भी यमुना कॉलोनी के आवास पर आराम फरमाते हुए नजर आए। इस दौरान हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने सुबोध उनियाल से खास बातचीत की है, आप भी सुनिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और प्रत्याशी व बड़े नेता अपने घरों में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं व परिचितों के साथ चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सुबोध उनियाल जी हैं, जो कि भाजपा सरकार में मंत्री व प्रवक्ता भी थे और नरेंद्र नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। जरा सुबोध उनियाल जी से चर्चा करके समझते हैं कि ये परिणाम को कैसे देख रहे हैं। सुबोध जी, करीब करीब 2017 जैसा ही मतदान हुआ है। कांग्रेस का यह दावा है कि ये मतदान उनके पक्ष में हुआ है, एंटी इनकम्बेंसी की वेव है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो मतदान पिछली बार मतदान प्रतिशत बढ़ा था और वो मतदान प्रतिशत कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ और मोदी जी की जो लोकप्रियता है उस पर बढ़ा। मोदी जी आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं और कांग्रेस का भ्रष्टाचार आज भी लोगों के जहन में है। तो लिहाजा सारे मिथक टूटेंगे और हम एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या बहुमत आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के पास? निश्चित रूप से बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस में अभी से चर्चा शुरू हो गई। हरीश रावत जी कहते हैं मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो घर बैठूंगा। प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं आला कमान तय करेगा। रंजीत रावत जी कहते हैं यदि होता किन्नर रेस में, सोचने से क्या होता है, पहले निर्णय तो आ जाए। आखिर ये कांग्रेस में निर्णय से पहले क्या हो रहा? देखिए, सत्ता लोलुपता हरीश रावत जी के रग रग में है और जो मैंने कई बार कहा था कि जो बिल्ली का कैरेक्टर होता है कि घर में कोई रहे न रहे, मैं इस घर में कब्जा कर लूं, उस सोच के हरीश रावत जी निश्चित निसंदेह अगर कहीं दूर दूर तक उनको लगाई देगा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो जैसे आपको याद होगा 2002 में जब तिवारी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो हरीश रावत जी ने कुछ अनुसूचित जाति के विधायकों को होटल में बंद कर दिया था और उसके बाद लगातार वो संपर्क में थे और कांग्रेस को तोड़ने की बात कर रहे थे। तो रावत जी अति महत्वाकांक्षी और यह अति महत्वाकांक्षी उनको ले डूबी है और निश्चित रूप से रखिए, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सुबोध जी, इस बार एक चर्चा ये भी है कि जो महिला मतदाता है उनका मत प्रतिशत अच्छा है, तो ये क्या लगता है मोदी फैक्टर चला है या स्थानीय प्रत्याशी को महत्व मिला है? देखिए, दोनों ही चीजें। शहरी क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे अगर महिला फैक्टर है तो निसंदेह ये महिला फैक्टर कहीं ना कहीं ये मोदी जी की लोकप्रियता से है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्याशियों का सीधे भी संपर्क मतदाताओं से होता है और महिला इस मामले में इमोशनल होती हैं और महिलाएं वोट देने जबरदस्त जाती हैं। तो ये शहरी क्षेत्रों में और मैं समझता हूँ पर्वतीय क्षेत्रों में दोनों में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है क्या बहुमत के साथ? मैंने आपसे कहा कि हम सारे मिथकों को तोड़ के एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये सुबोध उनियाल जी थे जिनका कहना था कि जो राज्य में बीते 20 वर्षों का मिथक था उसको इस बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी तोड़ेगी। सरकार व मुख्यमंत्री दोनों ही भाजपा के होंगे। कैमरामैन राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वहीं हरक सिंह रावत ने भी न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। हरक सिंह बोले कांग्रेस 40 से अधिक सीटें जीतेगी, कांग्रेस जनता से किए वादे पूरा करेगी। सीएम का फैसला विधानमंडल दल और आला कमान करेंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज है, बीजेपी नेताओं को मोदी के नाम पर ही वोट मिले हैं। उत्तराखंड की राजनीति का सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़े चेहरे हरक सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। राज्य गठन के बाद शायद ऐसा पहली बार होगा जब हरक सिंह रावत जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। सर, आप लैंसडाउन और पूरे प्रदेश में काफी व्यस्त थे, क्या अनुभव है? क्या आपके आने के बाद कांग्रेस की सरकार आने जा रही है? मैं सोचता हूँ कांग्रेस पहली बार 40 के पार 40+ सीटें लाएगी और जो रुझान था, मैं हरिद्वार जिले में गया था प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के कार्यक्रम में। देहरादून में भी मैं काफ़ी जगह राहुल प्रियंका गांधी और कई कार्यक्रम में रहा। श्रीनगर में रहा, थलीशरण गया, मैं यमकेश्वर, खटीमा, रामनगर, बहुत सारी विधानसभा में मुझे जाने का मौका मिला है। और जो मैं माहौल देख रहा था, मैं सल्ट विधानसभा में तो नहीं जा पाया, लेकिन एक लैंसडाउन के कार्यक्रम में मैं जा रहा था, तो मैं सल्ट विधानसभा में भी कुछ समय के लिए गया था। तो मैंने जो माहौल देखा है वो इस समय लोगों के अंदर भाजपा की प्रदेश की सरकार को लेकर जबरदस्त आक्रोश था, विशेष करके 3 मुख्यमंत्री बदलने को लेकर, रोजगार को लेकर, कर्मचारी शिक्षक नाराज था,
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम जनता नाराज थी, महंगाई को लेकर महिलाएं नाराज थी। ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि इस समय भाजपा के प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल था, कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। थोड़ा बहुत वोट जो मैं महसूस किया है, देखिए ये कड़वी सच्चाई है और इसलिए मैं इसको नकार नहीं रहा हूँ कि जैसे लेफ्टिनेंट में दिलीप रावत जी को अपने नाम पर शायद 1000 वोट या 2000 वोट भी नहीं मिलेगा। जो भी वोट मिलेगा मोदी जी के नाम पर और भाजपा के नाम पर मिलेगा। ऐसे ही हमके विधानसभा में, ऐसे ही दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जो भाजपा के एमएलए थे, मिनिस्टर थे, उनको अपने नाम पर वोट नहीं मिल रहा है। केवल मोदी जी के नाम पर, अमित शाह मोदी जी के नाम पर, भाजपा के नाम पर वोट मिल रहा है। अपने नाम पर अपने नाम पर उनको बिल्कुल वोट नहीं मिल रहा है। ये इस चुनाव में जब हम प्रदेश सरकार की बात करते थे, कैंडिडेट की बात करते थे, A to Z व्यक्ति, बच्चा नौजवान से लेकर बूढ़ा तक, महिलाएं से लेकर सब प्रदेश सिटिंग विधायक के खिलाफ, सब प्रदेश सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लोग कहते थे। थोड़ा बहुत जो सॉफ्ट कॉर्नर लोगों का था मोदी जी को लेकर और भाजपा को लेकर था। और मुझे लगता है इस चुनाव में लेकिन उतना क्रेज भी नहीं था मोदी जी को और भाजपा को लेकर जैसे पहले 2017 के चुनाव में देखा था मैंने, या पार्लियामेंट के चुनाव में 19 में देखा था, वो चीज़ भी नहीं थी। रावत जी, क्या आपको लगता नहीं कि आप जैसे व्यक्ति को कांग्रेस लाई और चौबट्टा खाल जैसी सीट पर जैसा चर्चा थी, हालांकि आप नहीं लड़े, टिकट नहीं हुआ, पर अब मतदान के बाद ऐसी चर्चाएं हैं कि चौबट्टा खाल या आसपास की कोई सीट जो आपके लिए अहम हो सकती थी, उस पर कांग्रेस को भाजपा को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया। देखिए, जब मैं भाजपा छोड़कर कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो जब बातचीत कांग्रेस पार्टी के नेताओं से हुई तो उसमें मैंने ही खुद मना किया कि आप मुझे चुनाव मत लड़ाओ। अगर मैं खुद चुनाव लड़ूंगा तो शायद मैं आपकी उतनी मदद नहीं कर पाऊंगा सरकार लाने में। और ये बात सच भी है। अगर मैं चुनाव लड़ता तो मैं फिर राहुल गांधी के कार्यक्रम में हरिद्वार नहीं आ पाता, मैं प्रियंका गांधी के कार्यक्रम में यहाँ नहीं आ पाता, मैं खटिमा नहीं जा पाता, मैं रामनगर नहीं जा पाता, तो मैं खुद फंस जाता, लेमकस नहीं जा पाता, बहुत सारी श्रीनगर विधानसभा में नहीं जा पाता, तो बहुत सारी विधानसभा में दौरा नहीं कर पाता और मैं अपनी सीट पर जाके उलझ जाता। फिर अगर मैं खुद चुनाव लड़ता तो फिर हो सकता है फिर अनुकृति को चुनाव लड़ने में, जीतने में दिक्कत होती। तो ये भी एक दिक्कत थी क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रही थी, तो इससे काफ़ी कठिनाई हो सकती थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। रावत जी, एक सवाल ये भी है कि अभी परिणाम आने में वक्त है, पर हरीश रावत जी ने एक तरफा ऐलान कर दिया वो बनेंगे तो या तो मुख्यमंत्री यदि नहीं बने तो वो घर बैठेंगे, तो क्या ये थोड़ी जल्दीबाजी लगती है आपको? मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि अभी रिजल्ट आने के बाद ही कोई बात हम सबको करनी चाहिए। और हरीश भाई तो बहुत वरिष्ठ नेता है, मैं कोई सलाह तो नहीं दे सकता उनको, हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन हम सबको इन चीज़ों से बचना चाहिए क्योंकि जिससे क्योंकि सरकार बने ये हम सबका उद्देश्य है, पूर्ण बहुमत की सरकार आए ये हम सबका उद्देश्य है। और मैं सोचता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने क्या सोच के या इस तरह का बयान दिया है, लेकिन हमारा एक ही मकसद है, कांग्रेस सरकार आए। सर, एक मेरा अंतिम सवाल है, अगर कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा नहीं छूती है, निर्दल या बसपा जैसी चर्चाएं हैं कि इनकी भी संख्या ठीक हो सकती है, 5 से 6 के आसपास ही जीत सकते हैं, तो क्या माना जाए कांग्रेस के साथ ही आ सकते हैं या भारतीय जनता पार्टी इनको अपने खेमे में लाने में जरा भी देर नहीं करेगी? देखिए, पूर्ण बहुमत की सरकार अगर कांग्रेस की आएगी तो ये सारी दिक्कतें होंगी नहीं। अगर थोड़ा बहुत कमी रहती है तो बड़ा दल कांग्रेस होगा, तो ये लाजमी है। कानूनी तौर पर कांग्रेस को मौका माननीय राज्यपाल देंगे और जब न्योता मिलता है तो सब लोग साथ खड़े हो जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई स्थिति बनेगी कि गोवा जैसी कोई स्थिति बनेगी कि उत्तराखंड में। मुझे लगता है पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की आएगी।
तो ये थे कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि इस बार उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। और उन्होंने एक और बड़ी बात का खुलासा किया है कि वो पहाड़ में जो दौरे में देखा उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी लोगों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर या वोटों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी का रुझान आज भी बरकरार है। कैमरा सहयोगी राजन बड़ोला के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। खबर हरिद्वार से। कांग्रेस के कद्दावर नेता यशपाल आर्य का कहना है कि उत्तराखंड में जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस की मजबूत वापसी हो रही है। यशपाल आर्य ने कहा, अभी हरीश रावत घर बैठने वाले नहीं है, उन्होंने सभी क्षेत्रों में काम किया है। मुख्यमंत्री के सवाल पर यशपाल आर्य ने कहा कि हमारे यहाँ विधानमंडल की बैठक होने की प्रक्रिया है, एक परंपरा है, उसमें सभी विधायकों की केंद्रीय नेतृत्व राय जानता है, उसके बाद ही निर्णय लेता है। जो भी निर्णय होता है उसको स्वीकार किया जाता है। देखिए, तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है और हम प्रदेश की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जो बदलाव दिख रहा है और परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस की एक मजबूत वापसी हो रही है, एक स्थिर टिकाऊ सरकार बनने जा रही है। और मेरा मानना है कि प्रदेश की अवाम ने, प्रदेश की महान जनता ने मन बना लिया था बदलाव का, परिवर्तन का। और जैसा मैंने कहा कि अब जो रुझान है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। देहरादून में 10 मार्च को मतगणना होनी है। उसके पहले कांग्रेस ने अपने सभी जिला अध्यक्षों और ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी अध्यक्षों से स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी करने के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी के बारे में सुना है कि वो ईवीएम से छेड़खानी करती है, तो वो चीज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि हम इस चीज के लिए लगातार सतर्क है, क्योंकि बीजेपी इन सब चीजों में आगे है, लिहाजा कांग्रेस भी सतर्कता बनाए हुए है और एक गार्ड के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष लगातार स्ट्रांग रूम की निगरानी रखे हुए हैं। कोई आपत्ति नहीं जताई है। हमने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जिला अध्यक्ष गणों को, ब्लॉक अध्यक्ष गणों को ये ताकीद किया है, निर्देशित किया है कि एक वॉचडॉग के रूप में, एक चौकीदार के रूप में निगरानी स्ट्रांग रूम की बनाए रखिए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके ईवीएम की जो गड़बड़ियों के चर्चे थे वो खासे लोकप्रिय हुए थे, पूरे सोशल मीडिया वीडियोस से भर गया था कि किस तरह से इन लोगों ने छेड़खानी कुछ राज्यों में कराई है। और इस बार भी हम दूध के जले हैं, हम छाछ फूक फूक कर पीना चाहते हैं। तो इसमें ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। अगर हम सतर्क होकर, जागरूक होकर चलना चाहते हैं और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारी सरकार बनने जा रही है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित मानसिकता के लोग किसी भी निचले स्तर तक गिर सकते हैं। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं हो। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के आधार पर परिसीमन होना चाहिए। कुछ समय बाद सरकार को प्रत्यावेदन देगी यूकेडी। प्रत्यावेदन के बाद जनमत संग्रह करेगी यूकेडी। जनसंख्या के आधार पर परिसीमन करने से हो रहा पलायन, क्षेत्र के आधार पर परिसीमन होने से बढ़ेगा विकास का पैमाना। सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या को ही मानक नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि जो विकास के अन्य पैमाने हैं, चाहे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, संचार है, इनको भी परिसीमन के पैमाने में शामिल किया जाए। दूसरा हमारी मांग है कि परिसीमन जो अधिनियम है 2002, उसकी 2008 में भी अनदेखी हुई है और हमें आशंका है कि आने वाले परिसीमन में भी जो हमारा मूल अधिनियम है परिसीमन 2002, उसकी अनदेखी होगी। तो हमारा ये कहना है कि उनके जो पैमाने हैं उसका अक्षर से पालन हो और उसके अलावा उसमें भी हमारे कुछ संशोधन हमारे प्रस्तावित हैं और जनता में हम लोग एक रेफरेंडम, एक जनमत संग्रह लाने जा रहे हैं। जो ड्राफ्ट बन करके आएगा उसको हम लोग सरकार को प्रत्यावेदन के रूप में सौंपेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि आने वाले समय में जब परिसीमन हो तो उन पैमानों को ध्यान में रखा जाए, उन मांगों को भी ध्यान में रखा जाए जो जनता की ओर से सामने आते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद विवाद मामले में यति नरसिंहानंद गिरी को जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के तुरंत बाद उन्होंने कहा कि हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर दोबारा से अनशन पर वो बैठ गए हैं। यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा, जब तक जितेंद्र नारायण उर्फ वसीम रिजवी जेल से रिहा नहीं होते हैं तब तक वे यहीं बैठे रहेंगे। आपको बता दें कि धर्म संसद के आयोजक रहे यति नरसिंहानंद गिरी को 15 फरवरी को हरिद्वार के जिला न्यायालय से जमानत मिली, जिसके बाद वो आज जेल से रिहा हुआ। उसके तुरंत बाद वे हरिद्वार के सर्वानंद घाट पर दोबारा से अनशन पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि मुझे पुलिस यहीं से जेल ले गई थी, लेकिन अभी भी मेरा एक भाई जितेंद्र नारायण त्यागी जेल में है। जब तक वो जेल से रिहा नहीं होता है तब तक मैं इसी घाट पर अनशन पर बैठा रहूंगा। उन्होंने कहा
मेरे द्वारा आज से ही अन्न त्याग दिया गया है, मैं जल ग्रहण करता रहूंगा। मौत का डर नहीं है, लेकिन जिस अपमानजनक तरीके से हम लोगों को गिरफ्तार किया गया, धर्म की नगरी में जो हमारे साथ अधर्म हुआ, हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला। देखिए, भाजपा की सरकार ने अपने अंतिम दिन में लव जिहाद, लैंड जिहाद, समान नागरिक संहिता इनका अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया। हम यही तो कह रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, पहाड़ों पर मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, खतरा है, यही तो हम कह रहे हैं। और हमने क्या कहा? यही सरकार है जो खुद कुछ भी कह रही है, हम कह रहे हैं तो हमें जेल में डाला जा रहा है। ये समझ से बाहर की बात है। मेरी समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, और मुझे लगता है कि मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन जो अपमान, जो हमें जेलों में ठनाइयों में ठूंसा गया, वो बहुत पीड़ादायक है। मुझे और विधानसभा चुनाव के बाद चुनावी रंजिश बाहर आने लगी है। हरिद्वार ग्रामीण से आप प्रत्याशी नरेश शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी स्वामी यतीश्वरानंद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेश शर्मा ने स्वामी यतीश्वरानंद से अपनी जान को खतरा बताते हुए कनखल थाने में तहरीर भी दी है। नरेश शर्मा के मुताबिक स्वामी यतीश्वरानंद अपनी हार के डर से बौखला गए हैं और उनके समर्थकों ने उनके घर पर तोड़फोड़ की है और जान से मारने की धमकी दी है। उनकी मांग है कि उनके घर पर तोड़फोड़ और धमकी देने वाले समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की जाए। जब मैं अब क्षेत्र में था तो मुझे घर से फ़ोन आया कि भाई कुछ लोग घर पर आए थे और दरवाजे में लात मारी, उन्होंने गाली गलौज करी और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, उसको नेता बनाएंगे हम, और हमारे यतीश्वरानंद को कौन हरा सकता है, हम देखते हैं उसको। इस तरीके की बातें करते हुए वो जब लोगों ने वहाँ देखा तो वो निकल गए वहाँ से। तो आज मैं अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ कनखल थाने पहुँचा हूँ और मैंने यहाँ तहरीर दी है यतीश्वरानंद के खिलाफ़, और हम चाहते हैं कि इसमें यतीश्वरानंद के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो। और क्योंकि मुझे लगातार क्षेत्र में रहना होता है, मुझे यतीश्वरानंद से जान का खतरा है, क्योंकि यतीश्वरानंद मेरी कभी भी हत्या करता है। शुक्रवार को शहीद मेजर विभूति दोंडियाल की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर गढ़वाल सभा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उनके मित्रों और रिश्तेदारों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि विभूति दोंडियाल 18 फरवरी 2019 को देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। खबर कालाडूंगी से, जहां विधानसभा के चकलुवा सूरपुर गांव में बन रही एथेनॉल केमिकल फैक्ट्री के लिए ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गोवर्धन कापड़ी के जरिए उप जिलाधिकारी रेखा कोयली को ज्ञापन सौंपा और कहा कि निर्माणाधीन केमिकल फैक्ट्री ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत द्वारा अधिकृत नहीं होने के चलते ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि फैक्ट्री निर्माण नहीं रोका गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे। ये हमारे ग्राम पंचायत रामपुर के सूरपुर गांव में एक केमिकल फैक्ट्री खुल रही है, जिसमें ना इसका कोई परमिशन है, ना इसका कुछ था। इसने ये काम लगभग 1 दिसंबर से लगभग में शुरू किया है, जिसकी परमिशन इनको 18 जनवरी को मिली हुई है। ये एथेनॉल का प्लांट है और जिसमें कि इसके मानकों के अनुसार ये खरा नहीं उतरा है, जिसमें कि इसने जंगल, जितने दूर जंगल के वो है, जंगल हमारा इसका बहुत नज़दीक है। चारों ओर से बाग बगीचे हैं, चारों ओर से हमारी जनता घर हैं और ग्रामवासी हैं सारे उसमें, और हमारी फसलें हैं। और मात्र इसकी 6 एकड़ ज़मीन कुल है उसमें, जबकि इसमें 6 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा हो चाहिए। और ये रात को लगभग एसडीएम महोदय का हमने 2-3 बार मुआयना कर दिया। विधायक ये है कि पिछले कई समय से क्षेत्र में एक केमिकल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है पूरे क्षेत्र की जनता द्वारा। तो इसमें पहले भी एसडीएम साहब ने मौका मुआयना करने के साथ ही उनमें निर्देश दिए थे कि भैया इसमें जब तक वो नहीं कहेंगे उसमें काम नहीं चालू होगा। वो बीच में जब भी गांव वालों के वहाँ पर नहीं होते हैं, रात में उस समय पर वो काम स्टार्ट कर देता है। आज सुबह भी उसने वहाँ पर जब एसडीएम साहब के कहने के बावजूद वो काम स्टार्ट कर रहा है, तो उसमें गाँव वालों ने काम रुकवाया है। आज फिर हमें ये पूरे गाँव वाले यहाँ पर आए हैं, 5 ग्राम सभा के वहाँ पर प्रधान, हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, सब लोग वहाँ पर, और ग्रामीण लोग कोविड का नियमों का पालन करते हुए और आचार संहिता का नियम का पालन करते हुए वहाँ 5-5, 7-7 लोग हर दिन वहाँ पर बैठ रहे हैं हम लोग। तो जब तक ये फैक्ट्री बंद नहीं होगी, ग्रामवासियों का इसी प्रकार से धरना विरोध प्रदर्चन चालू। मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।